अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का हमारा जो टॉपिक है, यहाँ हम जो न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। ठीक है, इसमें हम लोग C++ का यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो है वो फंडा यूज़ करेंगे। ठीक है, पूरे का पूरा। तो सबसे पहले तो हम लोग आप लोगों को पता है कि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट की अगर आउटलाइन को समझ लेते हैं तो देन हमारे लिए नेक्स्ट बहुत इजी हो जाता है कि हम लोग उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखकर अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अपनी हर चीज़ को हम लोग, अगर हमें टॉपिक क्लियर्स हैं, अगर हमें आउटलाइन के टॉपिक्स जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है तो देन बहुत अच्छी बात है कि हमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इजीली क्लियर हो जाते हैं। तो आप लोगों के सामने आउटलाइन जो है वो ओपन है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम इस पूरी की पूरी आउटलाइन को कवर कर लेते हैं तो देन नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जहाँ पे आपको यहाँ पर फॉलो अप नज़र आ रहा है, तो नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लोगों के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का यूज़ करना जो है वो आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की कि ये कब हुआ, इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे, इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज आ रहे हैं, जो फीचर्स आ रहे हैं, जो क्लासेस आ रहे हैं, एज वेल एज हम लोग इसकी जो आउटलाइन थी हमारे पास जो लैब की, ठीक है, ये वाली जो आउटलाइन है लैब की, इसको भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो ये बात आप लोग जान लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब सबसे पहले तो आप लोग ये बात याद रखें कि मैं बार बार बोल रही हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हम लोग इसके सिंपल से एग्जांपल ले लें तो जैसे हम लोग जैसे हम लोग फंक्शन बनाते थे सी के अंदर, तो जब तक हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं कराते थे मेन फंक्शन के अंदर तब तक उस फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन बेकार थी। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, फंक्शन की तरह की ही हम लोग क्लासेस बनाएंगे। क्लासेस फंक्शन नहीं होते, लेकिन क्लासेस के अंदर फंक्शंस का यूज़ लाजमी होगा। ठीक है, हम क्लासेस की तरह ही फंक्शन बनाएंगे और फिर उसका जो क्लास का हम लोग मेन में जाकर एक ऑब्जेक्ट कॉल कराएंगे, जिसके थ्रू हमारी इंप्लीमेंटेशन जो है वो सक्सेसफुली होगी। ठीक है, इंशाल्लाह जब हम इसको कोड करना स्टार्ट करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये भी बात याद रखें कि इसके लिए जो बुक रिकमेंडेड है ये आप लोगों को नीचे गिवन है। ठीक है, हम लोग ये वाली जो बुक थी इससे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रोग्रामिंग एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हर चीज़ को हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में ही रिप्रेजेंट करते हैं। हर ऑब्जेक्ट का अपना डाटा और उसके साथ जो जितने भी मेंबर फंक्शंस होते हैं या जो भी मेथड्स होते हैं उसके ऊपर कंटेन करता है। इस अप्रोच में कोड को रीयूजेबल और ऑर्गेनाइज बनाया जाता है, जिससे कोड मेंटेन करने में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो पहला कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी पहली दफ़ा कब आई थी, जब 1960s। ठीक है, ये बात याद रखनी है, मे भी पूछा जाए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, लेकिन आप लोग याद रखें 1960 से 1970s में हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई थी। जैसा कि हमारी थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तब सिमुला। ठीक है, यानी ये जो सिमुला थी ये सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। उसके बाद हमारे पास स्मॉल टॉक डेवलप हुई थी। इसी तरह करते करते हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस आने लग गई थी। फिर जो ऊप का कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली 1980, और ये बात आप लोग याद रखना, 1980s और 1990s के दरमियान में हमारे पास जो था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप जो है वो पॉपुलर हुआ। जब लैंग्वेज जैसे कि हमारे पास C++ या जावा थी, जब वो आई तो उन्होंने इस स्ट्रीम को बनाया। ठीक है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का था। अब इसकी अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो इसके एडवांटेजेस में जाता है रीयूजेबिलिटीज़। ठीक है, मॉडुलैरिटी का मतलब तो आप लोगों को पता चल रहा होगा। रीयूजेबिलिटी का मतलब आपको कैसे पता चल रहा होगा कि इसमें लफ्ज़ यूज़ हुआ है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना, रीयूज़ का मतलब होता है दोबारा और बार बार इस्तेमाल करना। फिर हमारे पास आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट को रीयूज़ किया जा सकता है जो कोड की फंक्शनैलिटी को दोबारा लिखने की ज़रूरत के काम आ सकता है। जैसे हम फंक्शन को जितनी मरतबा कॉल करा सकते थे, हमारे पे डिपेंड करते हैं, इसी तरह हम लोग जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। हमें क्लास को एक ही दफ़ा डिफाइन करना होता है, उसके अंदर एक ही दफ़ा लॉजिक लगानी होती है, चाहे हम लोग 100 करोड़ जितने मर्जी हम लोग इसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉडुलैरिटी आ जाता है। तो इसमें क्या आता है,
मॉड्यूल्स, मॉड्युलैरिटी का लफ्ज़ है मॉड्यूल से निकला है। आप यहाँ से याद रखिए कोड को स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड करके डेवलप किया जाता है, जो कोड को ऑर्गेनाइज और मेंटेनेबल बनाता है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हमारी सी की निस्बत, यानी हमारी जो सी थी उससे ज़्यादा ईजी जो है वो हमारी C++ जो कि ऊप की रूप में है, ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग मॉड्यूल्स में प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर, क्लासेस बनाकर, उनके ऑब्जेक्ट्स बनाकर, उनके मेंबर फंक्शन को रिकॉग्नाइज करके, उनके जो मेथड्स हैं उनको याद रखिए, इसमें डाटा मेंबर कौन कौन से हैं, इन बातों को याद रखिए। हम लोग C++ में जो ऊप का कॉन्सेप्ट है उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर वे में आपको समझ तब आएगी जब मैं इसको एक छोटे से प्रोग्राम को कोड करके दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ और इनके जितने भी बिहेवियर्स उनको हाइड करके सिर्फ ज़रूरी इंफॉर्मेशन को एक्सपोज किया जाता है, जो कम्प्लेक्सिटी को कम करता है। अब ये बात याद रखें, इसकी एक एग्जांपल आप सिंपल सी ले लें कि जब हमारे पास एक, आप समझें ये एक कार है, ठीक है, कार नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं ये कार है। तो एक कार, जब एक डेवलपर जो होता है वो कार बनाता है, अब एक होता है डेवलपर, ठीक है, एक होता है ड्राइवर, ठीक है, जिसने कार को ड्राइव करना होता है। अब जिसने कार को ड्राइव करना होता है उसे तो नहीं पता कि कार कैसे बनी है, ठीक है, उसको तो बस इतना पता है कि मैंने कार को चलाना कैसे है, ठीक है। अब जो डेवलपर होता है उसने कार को किस तरह से बनाया, किस तरह से उसने अंदर अंदर इंजन लगाया, किस तरह से उसने अंदर सब कुछ मैनेज किया, ये सिर्फ और सिर्फ कार के डेवलपर को पता होता है। कार के ड्राइवर को या कार को चलाने वाले को कुछ भी पता नहीं होता, उसे सिर्फ इतना पता होता है कि मैंने इतना पेट्रोल डलवाना है, इतना कुछ करना है, ठीक है, यानी मैंने कार को ऐसे ड्राइव करना है, स्टीयरिंग का यूज़ करना है, उसके बाद व्हील्स कैसे मैंने मैनेज करने हैं, उसके बाद इसके अंदर जो कुछ भी है, ठीक है, मैंने किस तरह मैनेज करना है। ड्राइवर को सिर्फ इस बारे में पता है, ड्राइवर को ये नहीं पता कि उसने जो कार है वो किस तरह से डेवलप हुई है, ठीक है। आपको इस एग्जांपल से समझ आई। तो इसी तरह हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे सी के अंदर, तो जो हम लोग क्लास बनाएंगे तो उसके जो अंदर डाटा मेंबर्स होते हैं, आप कह सकते हैं उसके जो वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, उन सबको हम लोग रखेंगे प्राइवेट फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर, फॉर्मेट जो स्पेसिफायर थे उसके अंदर रखेंगे, ठीक है। ये मैं आप लोगों को तब अच्छे से कराऊंगी जब मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम आप लोगों के सामने रन करके दिखाऊंगी। एनी हो, आप लोग जो ने किसी भी तरह से इस कार की एग्जांपल को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर फ़ोन की एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको अगर एक फ़ोन की एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल देने का बेसिक पर्पज़ ये है कि आप लोगों को समझ आए। अब ये समझे, ये एक मेरे पास जो है ये फ़ोन है। अब फ़ोन किस तरह से बना, मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो नहीं पता कि फ़ोन के फंक्शंस क्या हैं, कैसे इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, कैसे ये सारी चीज़ों को रिकग्नाइज़ कर लेता है, कैसे इसके अंदर ऐप्स आ जाती हैं, किस तरह से कोई भी एक शख्स, अगर मैं इसमें वीडियो डाल रही हूँ तो कैसे किसी दूसरे के मोबाइल में जा रही है, तो मुझे तो नहीं पता। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैंने ये बटन क्लिक करना है, यहाँ से ये बटन क्लिक करना है तो ये हो जाना है। तो अब फ़ोन का जो डेवलपर है, ठीक है, ये फ़ोन का डेवलपर है और ये है फ़ोन का यूज़र। अब फ़ोन के यूज़र ने सिर्फ इसको यूज़ करना है, ठीक है, इसको नहीं पता कि इसको कैसे बनाया गया है। डेवलपर ने क्या किया है कि इसके पीछे जो कोडिंग की है फ़ोन को बनाते हुए, इसके सेंसर्स लगाते हुए, इसके जितने भी ऐप्स वगैरह डेवलप करते हुए इसने जो भी कोडिंग की है उसने सारा कुछ हाइड रखा है, सब कुछ प्राइवेट रखा है यूज़र से, ठीक है। तो हम यूज़र हैं, हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वी डोंट नो कि हम मोबाइल किस तरह से है यार, क्या काम कर रहा है, ये किस तरह से बना है, हम नहीं जानते। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है, वो डिपेंड करता है हम पर कि इसका हम यूज़ अच्छा करते हैं या बुरा है। नहीं हो, आप लोगों ने मोबाइल का यूज़ अच्छा करना है, ठीक है। ये बात भी हमारे पास सबसे बेस्ट है कि हम लोगों ने क्लासेस बनाने हैं तो इसके अंदर भी हम लोगों ने किस चीज़ को हाइड रखना है वो सिर्फ हमें जानते होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को भी बता रहे होते हैं कि हाँ जी ये इसके डाटा मेंबर्स हैं, ये इसके वो हैं, ये इसके वो हैं। होप सो इस फ़ोन के एग्जांपल से और इस कार के एग्जांपल से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इनहेरिटेंस। इसका जो नेक्स्ट एडवांटेजेस है वो है इनहेरिटेंस। अब ये जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये आप लोगों के वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा जब वाइवा हुआ था ये मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इनहेरिटेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट में एक दूसरे से रिलेटेड कोड को रीयूज़ करने की जो फैसिलिटी होती है वो सारे, जैसे कि कोड की फ्लेक्सिबिलिटी और रीडेबिलिटी ज़्यादा होती है, उस सबको हम इनहेरिटेंस कह सकते हैं। इन अदर सिंपल वर्ड अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो इनहेरिटेंस अगर मैं रियल वर्ड से लें तो ये हमारे पास हैं जी हमारे ग्रैंडफादर, ठीक है, ये हमारे हैं जी फादर, ये हैं हमारे मदर, ठीक है। फिर इनसे आगे जो भी निकलेगा वो सारे क्या है, वो हम लोग बच्चे हैं, ठीक है। यानी इस तरह से इनहेरिटेंस चलता है, ट्री बनता है पूरा। ये ग्रैंडफादर हैं, ये फादर हैं, ये हमारे पास
बच्चे हैं, ठीक है। इस तरह से पूरे का पूरा जो ट्री चलता है वो सारे का सारा इनहेरिटेंस में आता है। अगर आप रियल वर्ल्ड में भी इनहेरिटेंस की एग्जांपल लो तो आप लोग बहुत ईजी समझ सकते हो। जैसे मैं हूँ, मुझसे बड़े मेरे बाबा हैं, ठीक है, उससे बड़े दादाबू हैं, दादाबू से भी बड़े उनके अब्बा हैं, ठीक है। तो इस तरह करके जो है वो हम लोग इनहेरिटेंस की एग्जांपल समझ सकते हैं। और हम लोग इसके अंदर क्लासेस बनाएंगे, फिर क्लासेस में हम लोग जो बड़े बड़े हैं उनको कॉल कराएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजीज और इसके जितने भी फीचर्स हैं उसको, ठीक है। इसके नेक्स्ट अगर फीचर्स को देखें तो हमारे पास जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, अभी मैं बार बार नाम ले रही थी कि हमारे पास होती हैं क्लासेस, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है क्लासेस। फिर हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो क्लासेस क्या होती हैं? बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है, आप कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर होता है जो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। ये डाटा और उसके साथ साथ जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबको कंबाइन करके हमारे पास आती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स, डाटा इनकैप्सुलेशन, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, एक्सेस मॉडिफायर, जो 3 तरह के होते हैं जो हमारे पास होते हैं। प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं और हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट वर्सेस नॉन कांस्टेंट फंक्शन, स्टैटिक डाटा मेंबर्स फंक्शन, ये सारे के सारे क्या हैं? ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है। ये इसके जो हैं ये सारे के सारे फीचर्स हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें कांस्टेंट वर्सेस नॉन कांस्टेंट फंक्शन की, तो कांस्टेंट वो होते हैं जो चेंजेबल नहीं होते हैं, ठीक है। एक होते हैं वेरिएबल, एक होते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वो होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनके साथ कांस्टेंट लगा सकते हैं तो वो इस बात पे रहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो यही रहेगा, इसमें किसी किस्म की मॉडिफाई नहीं करेंगे। नॉन कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो नॉन कांस्टेंट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें डाटा को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो नॉन कांस्टेंट फंक्शन हम सिंपली बनाते कैसे? सिर्फ इसके साथ कांस्टेंट नहीं लगाते तो वो नॉन कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर्स एंड फंक्शन। तो स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो क्लासेस के सारे ऑब्जेक्ट्स में शेयर होते हैं। हर ऑब्जेक्ट की जगह अलग अलग कॉपी नहीं होती, ठीक है। बाकी वो क्लास के लिए भी एक ही होते हैं, स्टैटिक होते हैं, ठीक है। स्टैटिक फंक्शंस की बात भी की थी, इसके लिए जो मेरी वीडियोस थी वो भी पहले भी सी से रिलेटेड जितनी भी वीडियो थी वो भी अपलोडेड है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। स्टैटिक फंक्शन जो होते हैं ये क्लास के ऑब्जेक्ट्स को बिना भी कॉल किए जो है वो बनाए जा सकते हैं। ये फंक्शन क्लासेस को डाटा मेंबर्स और फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के जो इंस्टेंस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग से। तो अभी मेरे फंक्शन ही चल रहा है। अब ये फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करें तो ओवरलोड का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? कि ओवरलोड हो जाना, ठीक है। यानी अगर एक इंसान है उसको हम लोग खाना देते हैं, अगर उसके मुंह के अंदर हम डाली जाएंगे तो क्या होगा? वो ओवरलोड हो जाएगा भाई, ठीक है। यानी वो सारा खाना तो बाइट फेंक देगा। लेकिन इसके अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है जब एक क्लास में 2 या ज़्यादा फंक्शन एक ही नाम से डिफाइन किए जाते हैं लेकिन पैरामीटर्स या टाइप जो हैं वो अलग अलग होती हैं। तो जब फंक्शन कॉल होता है तो कंपाइलर क्या करता है? पैरामीटर की बेसिस पर सही फंक्शन को सिलेक्ट करता है। जैसे, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग की बात की कि हमारे पास जो फंक्शन का जो नेम होता है वो क्या होता है? वो एक ही होता है, लेकिन फंक्शन जो होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और ये भी कहा है कि इसके जो पैरामीटर्स होते हैं, इसके जो अंदर वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अगर मैं इसको रियल वर्ड से समझाऊँ आपको तो ये देखिए, ये मेरे पास क्या है? ये एक पर्सन है, ठीक है। एक ही पर्सन है, इसके मुंह के अंदर अगर हम लोग एक से ज़्यादा खाने डाली जाएं, ठीक है, यानी इसके खाने मुख्तलिफ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पिज़्ज़ा है, ये बर्गर है, ये शवारमा है, देन ये रोस्ट ब्रोस्ट सारा कुछ है, ठीक है। तो ये खाने डिफरेंट है लेकिन बंदा एक है। इसके अंदर अगर हम डालते जाएंगे तो क्या होगा? ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम फंक्शन को ओवरलोड कराते हैं तो मतलब क्या होता है कि फंक्शन तो एक है, यानी उसका नाम तो एक है लेकिन अंदर पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है ये फंक्शन n जो है वो फंक्शन 1 है लेकिन इसके अंदर पैरामीटर नहीं है। हो सकता है ये जो फंक्शन 2 बनाया है मैंने वो भी n के नाम से है लेकिन इसके अंदर पैरामीटर है एक। फिर फंक्शन 3 बनाऊंगी, उसके अंदर भी एक पैरामीटर है, ठीक है। आप लोगों को रियल वर्ड से एग्जांपल देने का मतलब ये है कि आप लोग इजीली समझ सको कि एक ही नाम है, ठीक है, एक ही शख्स है और उसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के खाने डाली जा रहे हैं, डिफरेंट पैरामीटर जो हैं वो डाली जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये भी हमारे पास ओवरलोडिंग की ही आ गई है, ठीक है। यानी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं? जो प्री डिफाइन ऑपरेटर्स होते हैं, जो पहले से डिफाइन किए होते हैं, उनकी क्लासेस के फंक्शन के थ्रू रीडिफाइन करते हैं। इसे ऑपरेटर्स के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ उसे यूज़ करने की जो है वो परमिशन मिल सकती है। तो
ये भी इसकी एग्जांपल भी उसी तरह से थी कि हम लोग जो ऑपरेटर्स हैं उनको बार बार जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं क्लासेस और इनके दरमियान में जितने भी रिलेशनशिप है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासेस एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है। तो क्लासेस एक ब्लूप्रिंट होता है जो ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करता है। इनमें प्रॉपर्टीज़, फंक्शंस होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे इनहेरिटेंस है, कंपोजिशन है और एग्रीगेशन है, ठीक है। ये कंपोजिशन, इनहेरिटेंस, ये एग्रीगेशन, ये सारा कुछ आपको कोड से ही समझ आएगी। बेसिकली मैं सिर्फ आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में एक क्लास दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर अंदर डिफाइन कर सकती है, ठीक है। यानी एक क्लास, हम दो क्लासेस बनाते हैं और पहली क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी के अंदर हम लोग कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कंटेन्ड ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल कंटेनिंग ऑब्जेक्ट से डिपेंड कर रहा होता है। एक जो हमारे पास पहले से ऑब्जेक्ट होता है वो तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के दूसरे क्लास के अंदर अपना ऑब्जेक्ट कॉल करा देता है, तो पूरे का पूरा एक लाइफ साइकिल चल रहा होता है, तो हमारे पास कंपोजिशन होती है, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेशन की बात करें तो इसमें भी कंपोजिशन वाला ही आता है कॉन्सेप्ट, लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो वीक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास इनहेरिटेंस, इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल जो है वो दे चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक क्लास दूसरे से ज़्यादा पेरेंट क्लास इनहेरिट होती है, यानी एक बच्चा जो होता है उसका, देखो इनहेरिटेंट में क्या है कि ये एक पेरेंट है, एक चिल्ड्रन है, लेकिन मल्टी इनहेरिटेंट में है कि ये एक बच्चा है, इसका एक और इसका फादर है और फादर का भी फादर है, ठीक है, यानी ग्रैंड पेरेंट भी हैं। तो ये हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंट में आता है। और सिंपल इनहेरिटेंट और इनहेरिटेंस का मतलब एक ही होता है कि एक ही क्लास होती है पेरेंट क्लास और एक होती है चाइल्ड क्लास, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्रैंड क्लास होती है, एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में एक इंटरफेस का मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को याद करेंगे हम लोग जब पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। हमें कब पता चलेगा कि हमने इनहेरिटेंस कब यूज़ करना है और पॉलीमॉर्फिज्म कब यूज़ करना है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ तब करेंगे जब हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो जब हम इसको कोड करेंगे तो इनको दोनों के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेरेंस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में कम से कम एक प्योर विर्चुअल फंक्शन होता है। अब हम लोग इसके अंदर नेक्स्ट और कॉन्सेप्ट याद करेंगे, जैसे विर्चुअल फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है, नॉन विर्चुअल क्या होता है, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है। ये सारे के सारे अपनी कॉपी पेंसिल पे साथ साथ नोट करते जाएं ताकि हम लोग जो है वो इसी सीक्वेंस के साथ जो है वो वीडियोस बनाते जाएं। फिर आता है इंटरफेरेंस क्या होता है। तो इंटरफेस का मतलब, इंटरफेस क्या होता है आपको पता है कि हमारे पास इंटरफेस, या आपको कंप्यूटर की स्क्रीन नज़र आई क्या, ये एक इंटरफेस है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इसमें भी विजुअल फंक्शन और प्योर विजुअल फंक्शन जो है वो डिफाइन किए जाते हैं अपना ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए, ठीक है। जब कोड करेंगे देन आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। उसके बाद आ रहा है हमारे पास जेनेरिक प्रोग्रामिंग, कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड क्लास टेम्पलेट्स। ये सारी टेम्पलेट क्लासेस बना कर हम लोगों ने इसको कोड करना है। तो इनका बेसिकली यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी पर्पज़ नहीं है, जस्ट हमें इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम लोग इसमें टेम्पलेट क्लास बनाते हैं, ठीक है। जेनेरिक प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो एक अप्रोच है जिसमें कोड को ऐसे लिखा जाता है कि जो मल्टीपल डाटा टाइप्स के लिए काम करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम एक ही कोड को अलग अलग डाटा टाइप्स पर यूज़ कर सकें, ठीक है। यानी अलग अलग डाटा टाइप पर जब एक ही कोड यूज़ होता है तो वो जेनेरिक प्रोग्रामिंग होती है। जैसे फंक्शन टेम्पलेट है, इसमें हम लोग टेम्पलेट बनाकर फिर उस क्लास के अंदर जो हमने डाटा टाइप्स होती है जैसे इंटीजर होगी, इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग डिफरेंट डाटा टाइप जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बनाकर। जैसे मैं आपको अगर इसका थोड़ा सा सेंटेक्स यहाँ पर बताऊँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो सके, तो हम लोग जो है बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं टेम्पलेट, ठीक है, पूरा लिख लेना। उसके बाद हम लोग ये एंगल ब्रैकेट्स लगाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप नेम, आप लोगों ने पूरा लिख लेना है टाइप नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट ये एब्रीवेशन दे रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इस तरह का टी। अब ये जो टी है ये बेसिकली क्या करता है, जब हम लोग जब हम अपने वेरिएबल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ना इंट ए, ठीक है, करैक्टर ए, फ्लॉट ए, तो हम इस इंट की जगह पे ये टी लिख देंगे। तो जब हम लोग इस इंट को हटा देंगे तो जब हम लोग फंक्शन के अंदर जा अपने मेन फंक्शन के अंदर जाके जब हम लोग इसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो तब वहाँ पर जाकर बताएंगे कि हमें ये इंटीजर में चाहिए या हमें करैक्टर में चाहिए।
ठीक है। उसके बाद क्लास टेम्पलेट आते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लास टेम्पलेट बना देते हैं। ठीक है, यानी इसके जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं वो सारे का सारा हम लोग चेंज कर देते हैं। फंक्शन टेम्पलेट तो सिंपल प्रोग्रामिंग में है, जबकि क्लास टेम्पलेट जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में आता है। फिर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, अब इसके लिए हम लोग कुछ जैसे हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, हैश इंक्लूड, आईओ स्ट्रीम होता है, इसी तरह से हम लोग हैश इंक्लूड वेक्टर यूज़ करते हैं, एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। ये वाली जो हम लोग फाइल इंक्लूड करते हैं ये हमारे पास इसमें आते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्ट्रीम आती है, डाटा एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये तो आप लोगों को पता होगा। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग आती है, जिसमें हम लोग थ्रो या कैच इस तरह के जो फंक्शंस हैं मोस्टली वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की होती ये भी हम लोग इंशाल्लाह कोड करके देखेंगे। मोस्टली एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट पेपर में नहीं पूछा जाता, जस्ट इतना इतना अगर हम लोग कर लेते हैं और टेम्पलेट तक कर लेते हैं तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली जो है वो कवर हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग लैब की बात करें तो लैब वाले जो है वो भी टॉपिक यही हैं। ठीक है, देखिए आपने सिर्फ इसके अंदर गेटर एंड सेटर मेंबर फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, तो जब कोड करेंगे तब आपको इसकी समझ आनी है, ऐसे आप लोगों को नहीं आनी। गेटर से मतलब गेट करना, सेटर से मतलब सेट करना। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो मोस्टली मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने अपने डाटा मेंबर्स को या जो भी होते हैं उनको हम लोगों ने क्या किया होता है, हाइड किया होता है, प्राइवेट स्पेसिफायर के अंदर रखा होता है। तो उनको जब हम लोगों ने ज़ाहिर बात है एक्सेस करेंगे तो हमारी इंप्लीमेंटेशन होगी, तो उनको एक्सेस करने के लिए हम लोग ये गेटर, सेटर, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ को इनिशलाइज करना। डिस्ट्रक्टर का मतलब होता है जो इनिशलाइज की होती हैं चीज़ें उनको डिलीट कर देना। ठीक है, उसके बाद एग्रीगेशन क्या है, फ्रेंड फंक्शन, क्लासेस, जनरलाइजेशंस। ये जनरलाइजेशन जो होते हैं ये हमारे उस कॉन्सेप्ट में आते हैं जो हमने किया था हमारे ये एग्रीगेशन और कंपोजिशन इसमें ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या आती है इसको भी। देन ये नीचे वाले जो हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जस्ट हम लोगों ने यहाँ तक ही अपने करने हैं और आप लोगों के पास पेपर भी इंशाल्लाह हम साथ साथ सोल्व करते जाएंगे, जो जो हम कंसेप्ट करते जाएंगे। पास पेपर में किस तरह का क्वेश्चन है वो भी साथ साथ क्लियर करते जाएंगे और साथ साथ इनके मैनुअल्स भी करते जाएंगे। होप सो। तो ये वाली आप लोगों ने याद रखनी है कि ये मैंने लैब की खोली है और ये जो है ये मेरे पास कौन सी है, ये थ्योरी की है। आप लोगों को ये लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल रहा।